Good morning, children. Today we will study the chapter 13 of class 8, that is light. Okay. In last class, we understood what is the process of reflection. We also understood what is the definition of reflection. इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा कि रिफ्लेक्शन कैसे वर्क करता है और कैसे रिफ्लेक्शन प्रोसेस को यूज़ करके हमें मटेरियल्स दिखते हैं. फिर मैंने आपको रिफ्लेक्शन का डायग्राम एक्सप्लेन किया था जिसमें मैंने कुछ चीज़ें आपको अलग से यहाँ पे इंडिकेट कराई थी जो आपके बुक में नहीं है. सो प्लीज़ आप उस पर्टिकुलर वीडियो में से इन चीज़ों को एग्ज़ाम में रिप्रेजेंट करना. इट विल गिव अ गुड इम्प्रेशन अबाउट योर आंसर. नाउ आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके. सो दोनों रिफ्लेक्शन के जो लॉज हैं, जो रूल्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो रिफ्लेक्शन के डायग्राम पे ही जाएंगे. जैसे हमारा रिफ्लेक्शन का डायग्राम ऐसा है. ये हमारा एक सरफेस है, कोई भी सरफेस. इसके नीचे हमारा नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ऊपर हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये हमारी इंसिडेंट रे है. दिस इज़ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. दिस इज़ आवर रिफ्लेक्टेड रे. ओके. एंड ये हमारा इमेजिनरी लाइन दैट इज़ नॉर्मल रे. सॉरी मैंने थोड़ा टेढ़ा बनाया है. मेरे इस अनअप्रोप्रिएट या इनअप्रोप्रिएट डायग्राम पे आप थोड़ी देर हंस सकते हैं. ओके. नाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दिस इज़ इंसिडेंट रे, दिस इज़ रिफ्लेक्टेड रे. मैं ये रफली लिख रही हूँ, आपको इस तरीके से नहीं लिखना एग्जाम में. प्लीज़ बी वेरी नीट एंड क्लीन इन योर प्रेजेंटेशन. नाउ दिस वॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस and this was angle of reflection. The angle which is formed between incident ray and the normal, this is normal ray. The angle which is formed between incident ray and normal ray is angle of incidence. The angle which is formed between reflected ray and the normal ray is angle of reflection. Now our first law is angle of incidence is always equal to angle of reflection. Angle of incidence is always equals to angle of reflection. आप एग्ज़ाम में सिर्फ इतना ही नहीं लिखेंगे मेरी तरह, आप पूरे सेंटेंस को लिखेंगे जो मैंने अभी बोला, क्योंकि वही उसका लॉ है. एंड दैट लॉ इज़ गिवन इन योर टेक्स्ट बुक हियर ऑन पेज नंबर 166. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. क्योंकि हमने नॉर्मल रे को इस पूरे एंगल के बीचों बीच ड्रॉ किया है और इस नॉर्मल रे ने इन दोनों एंगल्स को इक्वल भाग में डिवाइड किया है, क्योंकि एक नॉर्मल एंगल बाइसेक्टर की तरह काम करती है. एंगल बाइसेक्टर मतलब एक ऐसी लाइन जो पूरे एंगल को दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड करती है. बाइसेक्ट, बाई मतलब टू, सेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. सो दिस नॉर्मल रे इज एंगल बाइसेक्टर. दैट्स वाई एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल आर. और उसके बाद ये सेंटेंस लिखने के बाद आप ये भी लिख सकते हैं नीचे. ओके. सो ये हमारा फर्स्ट लॉ है. नाउ सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझने से पहले आप कुछ दूसरी चीज़ें समझ लीजिए पहले. आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू कि कोई भी चीज़ इस दुनिया में या तो 2 डायमेंशनल प्लेन पे फॉलो होती है या 3 डायमेंशनल. ओके. जैसे आप बोलते हो ना 3D ऑब्जेक्ट्स. 3D ऑब्जेक्ट्स मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो सॉलिड हैं. ओके. जिसे आप छू सकते हो, होल्ड कर सकते हो या फील कर सकते हो. जैसे ये एक 3D ऑब्जेक्ट है. ओके. बट 2D ऑब्जेक्ट्स नहीं होते. 2D एक ऐसे फिगर होते हैं जो खाली इस प्लेन के ऊपर ड्रॉ किए जा सकते हैं. ये एक प्लेन है. ओके. अलग अलग टाइप के प्लेन्स होते हैं. अगर मैं किसी चीज़ को हवा में बना दूँ तो हवा में वो अलग प्लेन माना जाएगा. अगर मैं इस सरफेस पे बनाऊँ तो ये एक अलग प्लेन माना जाएगा. तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशंस. 3 डायमेंशंस मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए 3 डायमेंशंस की ज़रूरत होती है.
एक होते हैं 2D, दैट इज़ 2 डायमेंशंस। तो जैसे आपका रेक्टेंगल हुआ, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, ये सारे 2 डायमेंशनल या 2D शेप्स हैं। अब इनको 2D शेप्स किस लिए कहते हैं ना, क्योंकि इनको मेजर करने के लिए ना 2 ही डायमेंशन चाहिए, एक लेंथ और एक ब्रेथ। बस लेंथ और ब्रेथ आपके पास होगी तो आप ये पूरे का एरिया निकाल लोगे। तो ये एक 2 डायमेंशनल फिगर है जिसको मेजर करने के लिए 2 डायमेंशन ही चाहिए, और वो दोनों डायमेंशन कौन से हैं, लेंथ और ब्रेथ। सेम ऐसे ही इसमें भी 2 डायमेंशन चाहिए, एक इधर वाली लेंथ और एक इधर वाली लेंथ, इसका भी एरिया आ जाएगा। सेम ये भी 2 डायमेंशनल है, ओके, जिसमें इसके फॉर्मूले के साथ इसका रेडियस आ जाएगा, इसका पूरा एरिया आ जाएगा। रेडियस में भी फॉर्मूला है उसके साथ, वो आ जाएगा। सो दैट मीन्स ये ऐसे फिगर्स हैं जो एक सिंगल प्लेन के ऊपर ड्रॉ किए जा सकते हैं। ये एक प्लेन है, ये जो सरफेस है ये एक प्लेन है। साइंटिफिकली या मैथमेटिक लैंग्वेज में इसको प्लेन बोला जाता है। प्लेन मतलब वो आपके लैंग्वेज वाला प्लेन नहीं जिसको बोलते हैं साफ़ सुथरा चिकना प्लेन, वो वाला प्लेन नहीं। साइंटिफिक लैंग्वेज में ये एक 2 डायमेंशनल प्लेन है जी। अब इस पर्टिकुलर नोटबुक की भी 2 डायमेंशन बोलूँ तो एक लेंथ और एक ब्रेथ। जब कोई भी ऑब्जेक्ट, नाउ अनदर थिंग, जब कोई भी ऑब्जेक्ट 3D बन जाता है या 3 डायमेंशनल बन जाता है तो उसमें एक और डायमेंशन ऐड हो जाता है, हाइट। अब इन सभी फिगर्स में हाइट है नहीं है। हाइट तब बन जाएगी जब हाइट इनसे ऊपर उठेगी, ऐसे। फॉर एग्जांपल ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, लेकिन मैं इसको हाइट दूं तो हाइट ऐसी आएगी ना ऊपर की तरफ इस ऑब्जेक्ट की। और जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को हाइट मिल जाएगी तो ये ऑब्जेक्ट एक रेक्टेंगल नहीं रहेगा, फिर ये क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड। क्योंकि क्यूबॉइड फिर ऐसा दिखेगा, लेंथ ब्रेथ, फिर उसके कई सारे सरफेसेस हैं। नाउ दिस इज क्यूबॉइड। अब ये 3 डायमेंशनल फिगर या 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये 3 डायमेंशन में मेजर किया जाता है, एक लेंथ, एक ब्रेथ और एक इसकी हाइट। किसी भी ऑब्जेक्ट को तुम हाइट दे दोगे तो वो 3 डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब इस रेक्टेंगल को, स्क्वायर को आप टच करके फील नहीं कर सकते, इसे उठा नहीं सकते, इसको शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल फिगर एक ही प्लेन पे फॉल हो सकता है, एक ही प्लेन पे एग्जिस्ट कर सकता है, बिकॉज इसके पास 2 ही डायमेंशंस हैं। वो ड्रॉ करके अच्छे से मेजर किया जा सकता है। लेकिन अगर इसी को मैं हाइट दे दूं तो ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ओके, तो वो 3 डायमेंशन आ जाएगा। लेकिन जो इस फिगर की हाइट है वो इसके लेंथ और ब्रेथ वाले प्लेन में नहीं है। हाइट उस प्लेन से उठ के बाहर के प्लेन में आ गई है, मतलब उसने इस प्लेन को छोड़ दिया है। किसी भी ऑब्जेक्ट को हाइट दे देने का मतलब उसकी जो हाइट है वो अब दूसरे प्लेन में एग्जिस्ट कर रही है। किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट उसी प्लेन में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, उस प्लेन में सिर्फ लेंथ और ब्रेथ है। हाइट उस प्लेन से ऊपर उठ के आ चुकी है, ओके, और उस ऊपर उठी हुई हाइट की वजह से ही ये हमारे पास एक 3D ऑब्जेक्ट बन जाता है बाद में, जिसको क्यूबॉइड कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है। अब जैसे ये 2 डायमेंशनल सर्कल है ना, तो ये सिर्फ एक सर्कल है। अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं, राइट, तो इट इज़ जस्ट अ 2 डायमेंशनल फिगर, ओके। लेकिन अगर इसी सर्कल को मैं हाइट दे दूं तो हाइट इस प्लेन में एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो इस प्लेन को छोड़ के उससे ऊपर उठ जाएगी और ऊपर किसी अलग प्लेन में एग्जिस्ट करेगी। लेकिन उस हाइट की वजह से ये सर्कल क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये इसका सरफेस है जो एक ही प्लेन में फॉल हो रहा है, ओके। लेकिन अगर जैसे ही मैंने इसको हाइट दे दी, ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन गया, ओके, 3D ऑब्जेक्ट बन गया ये। और अगर इसी को मैं और ऊपर 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 रखते जाऊँ तो वो एक ऐसा सिलेंडर बन जाएगा, ओके, क्योंकि मैंने उसे हाइट दे दी। सो किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट उसके
इस वाले प्लेन में एग्जिस्ट नहीं करती, उस प्लेन से बाहर आ जाती है, वो हवा में किसी दूसरे प्लेन में एग्जिस्ट कर रही है उस ऑब्जेक्ट की हाइट। इसीलिए उसको 3 डायमेंशनल फिगर बोलते हैं, क्योंकि उसको मेजर करने के लिए 3 डायमेंशंस हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अब इसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए आपका सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, उसको भी इसी में पढ़ेंगे, इसी डायग्राम में। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसा है, द इंसिडेंट रे, ध्यान से सुनना, द रिफ्लेक्टेड रे, द नॉर्मल रे विद द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, all are lying in the same plane. Do you agree or not? क्या इंसिडेंट रे इस प्लेन को छोड़ के इससे बाहर आ चुकी है हवा में? नहीं। क्या नॉर्मल रे यहाँ से उठ के, इस प्लेन से उठ के, इसको छोड़ के हाइट वाले प्लेन में ऊपर उठ चुकी है? नहीं। क्या इंसिडेंट रे इस प्लेन को छोड़ के यहाँ से उठ के ऊपर आ चुकी है, किसी और प्लेन में एग्जिस्ट कर रही है हवा में? नहीं। ये सारी चीज़ें एक ही प्लेन में एग्जिस्ट कर रही हैं। इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसने अपने प्लेन को छोड़ के ऊपर उठ के किसी हवा में किसी दूसरे प्लेन में एग्जिस्ट कर रही है। तो ये लॉ भी बहुत इजी है। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, द नॉर्मल रे विद पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल आर लाइंग, ऑल आर एग्जिस्टिंग इन द सेम प्लेन। आई होप यू शुड अग्री विद दिस, बिकॉज अगर ये प्लेन चेंज कर देते तो हम ये 3 इंसिडेंट और ये नहीं बना पाते, ये इसके बाहर होती। ओके, सो यहाँ पे आपके दोनों लॉज ख़त्म होते हैं। आपकी बुक में सेकेंड लॉ लिखा हुआ है ऑन पेज नंबर 167, एंड द लॉ इज़ द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। आई होप आपको दोनों ही लॉज अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपके बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी नंबर 13.4, जिसमें दिखाया इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई इन द सेम प्लेन। अब उसको दिखाने के लिए उसने क्या किया है, उन्होंने एक प्लेन पेज लिया है और एक मिरर रखा है। मिरर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जैसे ये, अगर इसकी जगह मैं मिरर ले लूँ तो मिरर के पीछे वाला एरिया नॉन रिफ्लेक्टिंग है और मिरर का फ्रंट एरिया रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। सो मिरर के सरफेस पे कोई भी लाइट बाउंस होके रिफ्लेक्ट होती है, राइट? तो अगर मैं यहाँ पे एक मिरर रख दूँ, ओके, और उसका अपोजिट वाला एरिया नॉन रिफ्लेक्टिंग है बट मिरर का अब सामने वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और मैं यहाँ से टॉर्च लाइट दूँ, ओके, ये मेरा लाइट का सोर्स क्या है, टॉर्च। मैंने टॉर्च लाइट फेंका मिरर पे, तो मिरर के सरफेस पे लाइट टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाएगी किसी और डायरेक्शन में। सो ये हमारी इंसिडेंट रे हुई, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे हुई, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ। तो अगर मैं टॉर्च से लाइट मारूं इस मिरर पे, मैंने यहाँ खड़ा करके एक मिरर रखा हुआ है और मैं उस पर टॉर्च की लाइट मारूं इसी डायरेक्शन में और रिफ्लेक्ट होकर रे इधर आती है, तो ये उसी प्लेन से आ रही है जिस प्लेन से टॉर्च लाइट आ रही है, टकराने के बाद इंसिडेंट रे पे उसी प्लेन में रिफ्लेक्टेड रे वापस आ रही है, और ये बना दी हमने इमेजिनरी नॉर्मल रे, जो कि इन दोनों एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकल भी करोगे अगर यहाँ एक मिरर लगा के और यहाँ से टॉर्च लाइट छोड़ोगे, तो टॉर्च लाइट यहाँ जाएगी, हिट करके वापस इधर आएगी। टॉर्च की पहली लाइट इंसिडेंट रे होगी, टकराने के बाद वापस आने वाली रिफ्लेक्टेड रे होगी, और ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट होगा। ये सारी चीज़ें, और उसी फ्लो में उसी प्लेन में हमने नॉर्मल रे ड्रॉ की, तो ये सारी चीज़ें एक ही प्लेन में फॉल हो रही हैं। दैट्स वाई दिस इज़ प्रूविंग द सेकेंड लॉ इज़ करेक्ट, और उसी सेकेंड लॉ को प्रूव करने के लिए ये वाली एक्टिविटी दी गई है। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड। नाउ वन मोर थिंग आई विल एक्सप्लेन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है,
ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट की अगर इमेज बनती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक मिरर है, ओके, और आप मिरर के सामने खड़े हैं। सो मिरर का ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और आप मिरर के सामने खड़े हुए एक ऑब्जेक्ट की तरह हैं, ओके। सो कहीं से भी, जैसे मान लो घर में ट्यूबलाइट लगी है या सनलाइट है या बल्ब है, जो भी है, कहीं से भी लाइट आपके ऊपर एज अ ऑब्जेक्ट गिर रही है, ओके। और आपसे टकराने के बाद आपकी इमेज कैरी करते हुए वही लाइट सामने मिरर पे भी गिर रही है, क्योंकि आपके ऊपर लाइट गिर रही है और आप पे गिरी हुई लाइट सामने कैरी हो रही है और रिफ्लेक्ट होके आपसे टकरा के मिरर में जा रही है। इसका मतलब यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन प्रोसेस हुआ और आपकी इमेज मिरर में बन रही है। लेकिन आपको अपनी इमेज मिरर में दिखेगी कैसे? यही लाइट जो मिरर पे गिर रही है वो मिरर का सरफेस भी रिफ्लेक्टिंग है, तो यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन प्रोसेस करते हुए लाइट मिरर से टकरा के आपकी आईज़ में गिरेगी। यहाँ पे मान लो आपकी आईज़ है, ये आप ही हो ना, ये ह्यूमन और अ पर्सन, ये ऑब्जेक्ट आप ही हो। तो यहाँ से लाइट टकरा के रिफ्लेक्ट होके या हिट करके वापस रिफ्लेक्ट होके आपके आईज़ में पड़ेगी। तो आपकी जो इमेज मिरर में बनी थी वही इमेज आप इस रिफ्लेक्टेड लाइट के साथ आपके आईज़ में जाके गिरेगी। तो आपकी आईज़ में आपकी इमेज बन जाएगी जो मिरर में बन रही है, और जैसे ही आपकी इमेज आपकी आईज़ में बन जाएगी, आपकी आईज़ ऑप्टिक नर्व जो मैंने बताया था एक ऐसी नस है जो ये इन्फॉर्मेशन कैरी करती है ब्रेन तक कि अभी अभी आपके आईज़ में कौन सी इमेज बनी। तो आपके आईज़ में आप ही की इमेज बनी है। सो ऑप्टिक नर्व इस इन्फॉर्मेशन को आप ही के अंदर ब्रेन तक कैरी करेगी और ब्रेन को बताएगी कि अभी अभी आपने कौन सी इमेज देखी, यही इमेज आपके आईज़ में बनी, और आईज़ ने उसको ब्रेन तक कैरी किया और ब्रेन ने आइडेंटिफाई कर लिया, अरे ये तो मैं ही हूँ। ओके, सो हियर दिस इज़ हैपनिंग विद द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन ओनली। लेकिन इस प्रोसेस में क्या होता है कि आपके आईज़ में इमेज बनने से पहले ना मिरर में ही इमेज बन रही है, ठीक है, और फिर वो इमेज से लाइट टकरा के वापस आईज़ में जा रही है, तो फिर वही इमेज वापस आपके आईज़ में बन रही है और ब्रेन आइडेंटिफाई कर रहा है। लेकिन ये कंसेप्ट मैंने आपको इसलिए बताया कि इससे ये प्रूव हो रहा है कि अगर एक मिरर है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसकी कोई इमेज बनती है उस ऑब्जेक्ट से, ठीक है, तो उस इमेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, क्या फीचर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक ऑब्जेक्ट हो, ये अगेन मिरर है, फाइन, मिरर के सामने आप खड़े हो, आप एक ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। सो जब इमेज मिरर के अंदर बनेगी ना, जो आपकी इमेज मिरर में बन रही है, आप ऐसे हो ना यहाँ पे, आप ये हो स्क्वायर फॉर्म में, आपकी इमेज मिरर में बन रही है, राइट। आपके आंखों तक बाद में जाएगी, वो एक अलग बात है। वो ये बताना चाह रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट की इमेज किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से बनती है या कोई मिरर से बनती है, तो उस पर्टिकुलर इमेज की कुछ खास बातें होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं। तो वो इमेज कैसी होती है वो ये बताना चाह रहा है, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ दोज इमेज। सो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट क्वालिटी ऑफ द इमेज इज़ कि जो भी ऑब्जेक्ट रखा है उसकी इमेज मिरर से दूर बनेगी, कहाँ, यहाँ कहीं पे ये ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज यहाँ कहीं बनेगी, मिरर के पीछे और थोड़ा दूर। लेकिन ये एक इमेजिनरी प्रोसेस है, मिरर के पीछे का पूरा एरिया ब्लॉक रहता है, ये आपको नहीं दिखेगा, ओके, आपको सिर्फ अपनी इमेज दिखेगी मिरर में।
लेकिन ये एक इमेजिनरी प्रोसेस है और एक्चुअल में जो इमेज बनती है वो मिरर के पीछे बनती है और काफ़ी दूर बनती है, लेकिन हमें दिखती इधर है। ओके, तो नाउ द स्पेशल फीचर्स ऑफ द इमेज विच इज़ फॉर्म्ड बाय द मिरर इज़, ऑब्जेक्ट का मिरर के साथ जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस मिरर का और उसकी इमेज का भी होता है। सो फर्स्ट फीचर ऑफ इमेज, एग्ज़ाम में आपको फीचर्स ऑफ इमेज आ सकता है, राइट डाउन द फीचर्स ऑफ द इमेज विच इज़ फॉर्म्ड बाय द mirror, write down the characteristics of the image which is formed by the mirror, write down the special features of the image which is formed by the mirror, write down the important points or the what are the qualities of the image which is formed by the mirror। तो उसमें आप ये लिखेंगे। तो फर्स्ट फीचर क्या है इमेज का कि इमेज, the distance between the object and the mirror is equals to the distance between the mirror and the image। मतलब आपके शीशे से, आपके मिरर से जितनी दूरी पे आप खड़े हो एज अ ऑब्जेक्ट, मिरर के पीछे उतनी ही दूरी पे उसकी इमेज भी बनेगी। आई होप ये वाला फीचर आपको समझ में आ गया है। और ये प्रोसेस आपको नहीं दिखता बिकॉज ये एक इमेजिनरी प्रोसेस है, ये एक लाइट का फिनोमेना है, एक लाइट का प्रोसेस है विच इज़ नॉट विजिबल टू यू। ये स्टडी किया गया है और उसके अकॉर्डिंग आपको बताया गया है। सो किसी भी मिरर से जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा है उस मिरर से उतनी ही दूरी पे उसकी इमेज भी बनेगी। ये पहला पॉइंट है, ये पहला फीचर है। सेकंड फीचर है कि ऑब्जेक्ट की सीधी इमेज, अगर ऑब्जेक्ट सीधा है तो उसकी इमेज भी सीधी ही बनेगी, मतलब इरेक्ट। आपके बुक में एक वर्ड है इरेक्ट, मतलब द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ ऑलवेज इरेक्ट, मतलब स्ट्रेट, सीधी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं बनेगी। कहने का मतलब ये है, या ऊंची नीचे या ऊपर नीचे नहीं बनेगी। ओके, दिस इज सेकेंड फीचर ऑफ द इमेज। ओके, एंड हाँ, वन मोर पॉइंट, द साइज ऑफ द इमेज विल बी द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट जो साइज़ का है उसी साइज़ की इमेज भी बनेगी। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू साइज ऑफ द इमेज, या ऐसे लिख सकते हो, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज़ फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज इक्वल्स टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये स्पेशल फीचर्स हैं कि अगर किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस में रिफ्लेक्शन प्रोसेस होता है तो किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस या प्लेन मिरर से कोई भी इमेज बनती है तो उस इमेज के स्पेशल क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं। पहली क्वालिटी होती है कि मिरर से जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूरी पे उसकी इमेज बनेगी, और मिरर की ऑब्जेक्ट जैसा सीधा खड़ा है वैसे ही उसकी सीधी और इरेक्ट इमेज भी बनेगी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं बनेगी। और तीसरा पॉइंट है कि जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है वही इमेज का साइज़ भी होगा। ये इसलिए बताया गया है आपको क्योंकि कई बार है ना इमेज उल्टी भी बनती है। जैसे आप अपने घर के किसी न्यू चम्मच या न्यू स्पून को उठाना, ओके, जैसे आपके पास स्पून होगा घर में, ठीक है, अगर सॉरी वेट माय पेन इज़ ओवर, प्लीज़ लेट मी टेक अनदर वन। ओके, आपके पास अगर घर में स्पून होगा तो आप देखना स्पून ऐसा है, मतलब उसका अंदर वाला सरफेस कर्व्ड है और बाहर वाला सरफेस कर्व है। मतलब अंदर वाला सरफेस ऐसा है, ये स्पून का अंदर वाला सरफेस है और ये स्पून का बाहर वाला सरफेस है। आप ब्रांड न्यू स्पून लेना और दोनों तरफ अपनी शक्ल देखना, अपने फेस को देखना। आपको एक तरफ अपनी इमेज, मतलब अंदर के सरफेस पे अपनी इमेज देखोगे और बाहर के सरफेस पे अपनी इमेज देखोगे तो एक तरफ आपको अपनी फेस की इमेज सीधी मिलेगी, दूसरे तरफ आपके फेस की इमेज उल्टी मिलेगी, मतलब अपसाइड डाउन।
सो इसका मतलब वहाँ पे इमेज उस तरीके के सरफेस पे इमेज उल्टी बन रही है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसीलिए उसने ये समझाया है कि ऑब्जेक्ट अगर सीधा है तो इमेज भी सीधी ही बनेगी, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। सो ये कुछ स्पेशल फीचर्स हैं इमेज के, इसे आप याद रखना, क्योंकि एग्ज़ाम में ये आ सकता है कि राइट डाउन एनी टू फीचर्स ऑफ द इमेज विच इज़ फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, or else question can be like that, write down any two features or write down the features of the image which is formed by any reflecting surface. ये भी क्वेश्चन आ सकता है। आई होप यहाँ तक आपको कंसेप्ट क्लियर है। अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो भी बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, इट इज़ वेरी इजी। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे lateral inversion, which is very interesting, and we will also study two types of reflection. Okay, that is also very easy. So here I will finish this lecture and we'll continue again.